बैटरी और सेल अलग चीज है? हाँ बोलो। पर बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, वो समान है, सेल को ही बैटरी बोलते हैं, समान है। अच्छा, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के नाम से पढ़ा जाता है। सेकेंडरी सेल में हम रिचार्जेबल बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल से सेकेंडरी सेल्स, रुकिए मैं थोड़ा सोचूं कैसे पढ़ा हूं। अच्छा ठीक है, तो पहला पार्ट है प्राइमरी सेल्स, है ना। बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने लगा। वो इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट बड़ा इजी है, प्रॉब्लम बहुत होता है बट वो इजी है बहुत। ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। प्राइमरी सेल्स पे तेरा काम क्या होता है ना, रुक मैं सोचो। हाँ, ये वो सेल है जो चार्ज नहीं होता है। मैंने मोस्ट कॉमन प्राइमरी सेल दो होते हैं, दो तरह का मार्केट में मोस्ट कॉमन प्राइमरी सेल्स पाया जाता है। एक होता है जैसे मानिए हमने टेलीविजन की रिमोट में या एयर कंडीशन की रिमोट में जो डालते हैं, वो जो ड्यूरासेल वाला बैटरी जैसा दिखता है, छोटे छोटे पेंसिल बैटरी, वो एक ड्राई सेल है जो कि काफी पॉपुलर है। एक और ड्राई सेल होता है जो हम रिस्ट वॉच या कैलकुलेटर आदि में यूज करते हैं, जिन्हें बटन सेल्स भी कहा जाता है। एक छोटे छोटे बटन जैसा दिखता है, बहुत तरह का उसकी रेटिंग है, तरह तरह का साइज में पाया जाता है मार्केट में, बटन सेल्स होते हैं। हम उन दोनों प्राइमरी सेल्स के बारे में लिखेंगे। ये प्राइमरी सेल के साथ क्या होता है ना, ये रिचार्ज आप नहीं कर पाएंगे। डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। कुछ वो जो आता है रिचार्जेबल बैटरी आता है ड्राई, वो अलग है, वो मोबाइल बैटरी की तरह ही होता है, वो अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये प्राइमरी सेल्स वो है जो रिचार्ज नहीं हो पाता है। इसके बाद एक राउंड पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल्स, जहां हम रिचार्जेबल बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, उस पर खासकर लेड स्टोरेज बैटरी दैट इज लार्जली यूज्ड इन व्हीकल्स। सेकेंड एंड आउटडेटेड बैटरी व्हिच विल बी स्टडिंग दैट इज निकाड। आई डोंट नो ये क्यों सिलेबस को चेंज नहीं किए हैं। आज निकाड यूज नहीं होता है, आज लिथियम आयोडाइड बैटरी ही यूज होता है हमारे मोबाइल फोन्स में, बट वो सिलेबस में नहीं है लिथियम आयोडाइड बैटरी। तो हम ऐसे 4 बैटरी पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या है। लिखिए मेरे साथ, प्राइमरी सेल्स, these are these cannot be recharged. इस पे एग्जाम्पल, फर्स्ट कैटेगरी की एग्जाम्पल है कॉमन ड्राई सेल। इसे लैक्लांज सेल भी बोलते हैं, LECLAN, लैक्लांज ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। ये वो जो है छोटा बच्चे जो स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं कि जिंक का एक कंटेनर है और अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड की पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड की पेस्ट होता है। मैं लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा करके। जिंक कंटेनर, zinc container is the anode, zinc container is the anode, and manganese dioxide and ammonium chloride paste as the electrolyte ग्राफाइट इज द कैथोड। बीच में जो ग्राफाइट रहता है कैथोड रहता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे एक बात बता दे, जो बैटरी ना ऐसा मिलता है मार्केट में, ऐसी बैटरी आपको मिलता है, यहाँ पे एक टिप होता है बैटरी का। तो मानिए मैंने एक वायर को ऐसे कनेक्ट किया, हाँ, टिप से कनेक्ट कर दिया पूरा बेस तक, करंट करके छोड़ दिया बैटरी को, क्या होगा बैटरी बताइए? डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, सुन नहीं पाया वर्ड? डिस्चार्ज मैंने शॉर्ट सर्किट हो जाए, नष्ट हो जाएगा, तो यही ना बात आप यही बोल रहे तो? यस सर। हाँ, क्योंकि जिंक कंटेनर एनोड है, तो रिएक्शंस कैसे होते हैं, एनोड की रिएक्शंस ऐसा है, एनोड की रिएक्शंस आप ऐसा लिखो मेरे साथ, जिंक चेंज होता है जिंक +2, ऑक्सीडाइज जिंक कंटेनर ही खुद होता है। कैथोड में क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एमोनियम की कांटेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है,
ये अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो किताब पढ़ा है उसमें Mn2O3 होता है, ये मैंगनीज की ऑक्साइड देते हैं, बट एनसीईआरटी ने थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। उन्होंने जो दे रखा है मैं वही लिख रहा हूँ। Mn2O3 मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, बट Mn2O3 और इस पे एक सिमिलरिटी है कि दोनों में मैंगनीज +3 है, लेकिन तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने इसे लिख दिया एमोनिया। इसमें मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। आपको ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके आप ऐड करेंगे, वो अलग बात है। एनोड एंड कैथोड की दोनों रिएक्शंस की वजह से ये ग्राफाइट होता है। मुझे जरा एक बात बताइए, ऐसी बैटरी पे क्यों रहता है एक्सपायरी डेट, क्यों रहता है बताइए तो। एक्सपायरी डेट का क्या मीनिंग है यहाँ? वो आयन ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा? तूने तो बैटरी कनेक्ट नहीं किया ना बाबा। तू जब टिप को कनेक्ट करेगा बैटरी की, अरे बाबा बैटरी की टिप यहाँ पे है, बेस यहाँ पे, तू तार कनेक्ट करे तब ना वो रिएक्शंस होगा। तो वायर तो कनेक्ट नहीं है, तो सील रहता है दुकान में, एक प्लास्टिक सील तो ऊपर पड़ा रहता है। तो इस पे एक्सपायरी डेट क्यों आता है? एक्सपायरी डेट का क्या है? क्या ऐसा है कि नष्ट हो जाएगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज कर जाता है एयर में। नहीं धीरे धीरे डिस्चार्ज नहीं करता है। डिस्चार्ज करने के लिए ना तुझे तार कनेक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को तो रास्ता देना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रोड है और ये बाहर का कंटेनर है, इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तब ना डिस्चार्ज होगा। पता है क्या होता है? ये जिंक ना अमोनियम क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। जिंक कंटेनर अमोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, सीधा रिएक्शन करता है, सीधा एक रिडॉक्स रिएक्शन देता है। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और डायरेक्ट तो रिएक्शन देता है जिंक अमोनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, और क्या। इसलिए आप देखना कभी पुराने बैटरी ऊपर तो एक स्टील शीट रहता है, स्टील का कवर एक रहता है, स्टील प्लेट रहता है। और स्टील प्लेट क्यों रखते हैं पता है? स्टील प्लेट इसलिए रखते हैं कि ये तरह जिंक कंटेनर है, ये बैटरी है तरह, अपना हम यूज नहीं कर रहे हैं, मान मैंने एक रिमोट के अंदर डाल के भूल गया हूं बहुत दिनों से, ये जिंक कंटेनर रिएक्ट करता रहेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ और खुद कोरोड कर जाता है पूरा। इसके बाद पूरा फट जाता है, पूरा HCl निकलेगा वहां से। जिंक अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करके जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना के HCl को रिलीज कर दिया है। ये जाके तेरा इंस्ट्रूमेंट को, तेरा apparatus को डैमेज कर सकता है। इसको प्रिवेंट बहुत केयरफुल होना पड़ता है। ये पुराने दिनों में ऐसा बहुत था, ये बैटरी था जब बाहर ना एक पेपर का रैपिंग देके वो दे देते थे, क्योंकि इससे महंगा कम होता था बैटरी। और ऐसी जो लोग यूज करते थे उनके घर अगर थोड़ा केयरफुल नहीं हो तो इंस्ट्रूमेंट खराब होता था, क्योंकि HCl निकल आता था फ्रस्ट्रेट। अभी आजकल वो कम मिलता है। बाहर एक स्टील प्लेट का कवर देते हैं, पूरा एक स्टील प्लेट एकदम बॉडी से पूरा कवर रहता है स्टील प्लेट। वो खाली इस HCl को प्रिवेंट करने के लिए रहता है। तुम कभी अगर वो HCl वाला बाहर वाला स्टील प्लेट को खोल दोगे, निकाल दोगे बाहर वाला स्टील प्लेट को, पुराना बैटरी है, एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका है, खाली जोर से दबा देना, हाथ में 2 उंगली में रख के जोर से दबा देना, फट जाएगा बैटरी स्ट्रेट, क्योंकि वो जिंक नहीं है, करोड कर चुका है। वो अमोनियम क्लोराइड खा ले है उसे, पूरा कॉम्प्लेक्स बना देता है पूरा स्ट्रेट। उस पर ये रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि जिंक अमोनियम क्लोराइड सीधा जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये मैंने 2 कंपीटिंग रिडॉक्स रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है। एक तो तार कनेक्शन करने से एक रिएक्शन होता है जो कि जिसमें मैंगनीज की पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अगर आप तार नहीं कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट जिंक अमोनियम एक रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, जिसमें मैंगनीज की पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलती है। तो ठीक है, ये था मेरा, इसमें ज़्यादा कुछ और बोलना नहीं है मुझे, खाली मैंने एक्सपायरी डेट के बारे में पूछ रहा था सवाल, उसको लिखूंगा कुछ नहीं ऐसा। बी पॉइंट, बी मेरा बटन सेल है। बटन सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो है वो किस टाइप का इलेक्ट्रोड्स है? मतलब नहीं वो ऐसे क्लासिफाई आप नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि वो ना वो जितना भी तूने इलेक्ट्रोड पढ़ा ना वो डिफरेंट ही डिफरेंट है। पता है क्या डिफरेंट है? वो सारे तरह सोल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ तो पेस्ट यूज हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वो डिफरेंट है। वो ना वो क्या है, वो मतलब ये प्रैक्टिकल है, पढ़ने के लिए शुरुआत वैसे इलेक्ट्रोड से करते हैं। ये इनमें के इलेक्ट्रोड्स पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम आयोडाइड बैटरी, अच्छा मैं पहुंच जाऊं बोलूंगा थोड़ी देर के बाद, लिथियम आयोडाइड बैटरी में आऊंगा। बटन सेल, बटन सेल वो जो घड़ी में, ये रिस्ट वॉच में ज्यादातर यूज होता है, कैलकुलेटर में, इस सब में। बटन सेल में क्या आप यूज करते हैं? इसमें मरकरी के साथ यूज करते हैं। बटन सेल के साथ क्या रिएक्शंस है इसमें? पेस्टॉक जिंक मरकरी
एमलगम एनोड की तरह यूज होता है। मरकरी ऑक्साइड विथ लिटिल ग्राफाइट या कार्बन पाउडर, क्योंकि इलेक्ट्रो विथ लिटिल कार्बन पाउडर, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है तो कार्बन पाउडर ऐड करता है, ये कैथोड होता है। KOH एंड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो रिएक्शंस कैसा है, पार्ट रिएक्शंस लिखोगे तो देगा। हाँ हाँ बोलो। सर एलॉय करने पे क्या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है? क्या करने से? एलॉय करने से हाँ हाँ एकदम चेंज होता है ना, रिएक्टिविटी स्लो होता है। एलॉय करने से काफी स्लो हो सकता है रिएक्टिविटी। सोडियम मार्कर एमलगम को आप सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते। बने जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बनेगा मरकरी प्लस 2H माइनस। ऐड कर दोगे तो नेट रिएक्शंस आपका बने OH माइनस कैंसिल, वाटर कैंसिल, क्या बनेगा? अच्छा जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। पता है क्या है, ये ना सारे सॉलिड है, कोई सोल्यूशन में नहीं है, सारे सॉलिड है। माने मरकरी तो मेटल है, खैर लिक्विड है, ये लिक्विड मेटल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो क्या होगा पता है, तू जब रिएक्शन लिखेगा ना नैन्स्ट इक्वेशन का, तो नैन्स्ट इक्वेशन का Q पूरा चला जाएगा, Q पूरा 1 होके उड़ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ, पता है। जैसे तू लिखेगा नैन्स्ट इक्वेशन E is E0 by 0.06 by 2 इलेक्ट्रॉन्स log Q, ये Q में कोई टर्म ही नहीं है, ये तो सारे सॉलिड है, सॉलिड प्योर सब्सटेंसेस है। तो Q तेरा स्ट्रेट 1 हो जाता है, 1 होने से ये टर्म चला गया, चला जाने से क्या हुआ पता है, ये पोटेंशियल हमेशा E0 है, हमेशा कभी E0 नहीं होता है। कोई भी बैटरी तुम यूज करोगे तो उसकी पोटेंशियल ग्रेजुअली चेंज होता है, क्योंकि यहाँ की Q का टर्म चेंज होता रहता है और पोटेंशियल को चेंज करता है। तो कोई बैटरी मैं आज यूज कर रहा हूँ, वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे रहा है थोड़ी देर के बाद कम देगा, क्योंकि Q चेंज हो रहा है। लेकिन इन बटन सेल के साथ एक एडवांटेज क्या है, वो हमेशा E को E0 मेंटेन करते हैं, इसीलिए घड़ी में बहुत अच्छा होता है। तो ज्यादातर रिस्ट वॉच देखना स्लो नहीं होता है, डायरेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट आउटपुट देता रहता है वोल्टेज का, 1.35 वोल्ट देता रहता है पूरा थ्रू आउट उसकी लाइफ, क्योंकि वहां Q ही नहीं है, Q तो डायरेक्टली 1 है। तो E इज ऑलवेज E0 थ्रू आउट, इसकी यूज एक E0 कांस्टेंट मेंटेन होता रहता है। ये बटन सेल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलो लिखते हैं इस बात को। सर जब खत्म हो जाता है तब क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट? हाँ रिएक्शन कंप्लीट, इक्विलिब्रियम टच कर गया, तब E0 हो गया तेरा। यस। हर सेल के साथ क्यों नहीं किया जाता? नहीं, आप देखिए महंगा होना, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पाना, सारे तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। जैसे मानिए आपको ये बटन सेल से आप मोबाइल को चला नहीं सकते, रीजन इज बिकॉज उस पर बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो ये छोटे पावर सप्लाई के लिए ठीक होते हैं। देखिए ज्यादातर यूज वही देखिए ना, कैलकुलेटर में यूज होता है, बटन सेल तो वही सब यूज होता है। कहाँ कितना पावर खर्च होता है इसमें, इसलिए हम ऐसा करके रखते हैं। जैसे गाड़ी में बड़े बैटरी यूज होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी पूरा लगता है। इन्वर्टर में इसे आप इन्वर्टर में इसे यूज थोड़ी कर पाएंगे आप। पढ़ाऊंगा इन्वर्टर बैटरी, पढ़ाऊंगा अभी, इन्वर्टर मतलब लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ाऊंगा। तो इस पे क्या होता है, इट गिव्स कांस्टेंट आउटपुट या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक, अब मैं चला पार्ट 2 पढ़ाने, सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स में क्या करें हम, दिस सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड।
कैन बी रिचार्ज्ड। इसमें पहला एग्जांपल है लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज तरह गाड़ी में यूज होता है और इन्वर्टर में यही यूज होता है, लेड स्टोरेज। मोस्ट कॉमन बैटरी इन व्हीकल्स, मैं नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, आप समझ जाओगे। लेड स्टोरेज बैटरी में रिएक्शंस में याद करो कि लेड के साथ सल्फेट होगा, ओके। लेड प्लस बाइसल्फेट, ये बनेगा तेरा PbSO4 प्लस H प्लस 2E, ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड माने एनोड तेरा लेड है, कैथोड PbO2 होता है, PbO2 प्लस बाइसल्फेट, ये बनेगा PbSO4 प्लस वाटर, वाटर बन जाएगा तेरा 2 वाटर, 2 वाटर बने तो 3H प्लस, अच्छा स्पेस चाहिए मुझे रिएक्शन लिखने में, 3H प्लस 4H प्लस वहां पे है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, बस ये रहा मार्क। कैथोड एक एनोड है, पूरा मिला दोगे रिएक्शंस, मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस अच्छा ठीक है 2H2SO4 हो जाएगा, 2H2SO4 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर, H प्लस कैंसल है। नेट रिएक्शन से ही है, ये लेड स्टोरेज बैटरी है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग ना रिएक्शंस की डायरेक्शन रिवर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, बैटरी जब रिचार्ज होता है ना, रिएक्शंस की डायरेक्शन तो रिवर्स होंगे ही। अरे ये सुन, कॉमन सेंस है, देख मैं कैसे कर रहा हूँ, देख इसको छोड़ता हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। देख ये तेरा जिंक कंटेनर है, ये जिंक रॉड है, ये कॉपर कंटेनर है, ये कॉपर रॉड है। हम यही बैटरी के साथ पढ़ना शुरू किए थे, ये कॉपर आयंस है, ये जिंक रॉड है, ये जिंक आयंस है, ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो गया, मानो कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये मेरा बैटरी है। जरा आप बताएंगे क्या होता है बैटरी जब मुझे पावर सप्लाई देता है, क्या होता है रिएक्शंस, बताइए क्या होता है, बताइए। जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जिंक डिसॉल्व होता है और कॉपर आयन जाके कॉपर मेटल पे डिपॉजिट होते रहते हैं। कुछ देर ऐसा चलता रहा और जिंक रॉड पूरा डिसॉल्व होने लगा है पूरा, तब आप क्या करेंगे, या तो उसे पहले इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा, तब आप क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, वायर को काट के इनको लेकर डायरेक्टली डीसी में अटैच कर देते हैं, डायरेक्ट करंट में अटैच कर देते हैं, बाहर से पावर सप्लाई देते हैं। बाहर से पावर सप्लाई देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना रिएक्शन की डायरेक्शन। अब जो जिंक आयन डिपॉजिट हुआ था वो जाके यहाँ डिसॉल्व हुआ था, डिपॉजिट होने लगेगा, और कॉपर जो जाके डिपॉजिट हो गया था वो रादर डिसॉल्व होने लगेगा, रिवर्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या, आप अपनी बैटरी को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ अगर कनेक्ट करेंगे और बाहर की पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे, वो तो रिचार्ज होता ही रहेगा, डिस्चार्ज भी हो रहा है, रिचार्ज भी हो रहा होगा। तो ये रिचार्जिंग प्रोसेस में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं, तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। जरा मुझे बताएंगे एसी यूज करने से क्या होगा? सर वो अल्टरनेट हाँ, चेंज होता रहेगा, तो बस कभी ठीक, डिसॉल्व कभी बार बार फेज चेंज होता रहेगा। फेज जब चेंज होता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो इनकी पोटेंशियल, इनका जो पोलैरिटी है चेंज होता रहता है। जो जिंक एनोड था, जो जिंक जाके डिपॉजिट हो गया था, फिर उल्टा में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होता है ना बार बार इलेक्ट्रोड्स का। इसलिए आपको बैटरी चार्ज करना पड़ता है तो हमेशा डीसी से करना पड़ता है, क्योंकि चार्जिंग के समय वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा डीसी करंट से होता है, एसी से कभी नहीं होता। छोटे बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस 9-10 में पढ़ाया तो जाता है, उस पर उनको बैटरी से करने के लिए कहा जाता है, करंट से करने के लिए कहा नहीं जाता है कभी भी, क्योंकि बैटरी डीसी है, डायरेक्ट करंट है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्ट करंट से होते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कि आप जब डायरेक्शन ऑफ रिचार्जिंग के समय में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। रिचार्जिंग के समय में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये अपने में।
this an electro during recharging. Direction of reaction gets reversed, पलट जाता है reaction की direction. It works as an electrolytic cell. ड्यूरिंग रिचार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, और क्या लिखने वाला थोड़ा कुछ सोचा था मैंने लिखूंगा। आप बता पाओगे सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट मास कितनी है इस रिएक्शन में? सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन में हाँ एकदम 98 है, क्योंकि लेड यहाँ +2 है, 0 है +2 है, ये +4 है +2 है, तो चेंज 2 है, 2 होने से n फैक्टर 2 हुआ, n फैक्टर 2 होने से इसकी 1 मोल माने 2 इक्विवेलेंट, तो इसका भी 1 मोल 2 इक्विवेलेंट है, तो इसका भी 2 इक्विवेलेंट होगा, कहाँ जाएगा? सब तो 2 इक्विवेलेंट होगा। 2 मोल अगर 2 इक्विवेलेंट हुआ तो n फैक्टर तो 1 है। रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की n फैक्टर 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट मास 98 है, चाहो तो साइड में लिख लो। तो ये मेरा रिचार्जिंग की बैटरी का कुछ तो जरूरी चीज छूटा तो नहीं ना मुझसे, कुछ छूटा लग रहा है, पता नहीं। नहीं ठीक, अब हम क्या करें? सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे। सेकंड कैटेगरी की बैटरी क्या है? ये ना तेरा निकाड है, निकाड खाली मैं थोड़ा बता दूं आपको, निकाड इज एन आउटडेटेड बैटरी, आज निकाड यूज नहीं हो रहा है। निकाड तेरा निकल कैडमियम की बैटरी होता था, निकल एंड कैडमियम की, ठीक है हम पढ़ेंगे रिएक्शन से सिलेबस में हम पढ़ लेंगे। निकाड बैटरी आज रिप्लेस हो गया है लिथियम आयोडाइड बैटरी से। आज मोबाइल लैपटॉप में जो बैटरी हम यूज करते हैं वो लिथियम आयोडाइड बैटरी है। निकाड बैटरी के साथ कंपेयर करोगे लिथियम आयोडाइड बैटरी को, करंट डेंसिटी ना बहुत हाई है लिथियम आयोडाइड बैटरी की, बट निकाड का ना क्या बोलूं उसे टर्म को, अच्छा करंट डेंसिटी को पहले समझा दो। जैसे मानिए एक बड़ा सा 5 इंच का डिस्प्ले है फोन का, अगर निकाड बैटरी से इस फोन को आप चलाते हैं ना तो आपकी फोन बहुत वाइड हो जाता है, भारी भी हो जाता है, डेंसिटी हाई नहीं है। चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी लेकिन निकाड का बहुत अच्छा है, लिथियम आयोडाइड में अच्छा नहीं है, मतलब बहुत दिन तक चलता है और रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई है। याद रखिएगा एक बात, लिथियम आयोडाइड बैटरी की चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी हर साल कम होता है, हर साल कम होता है अपने आप। जिस दिन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, वो चाहे सेल्फ में पड़ा है, यूज नहीं हो रहा है, दुकान में पड़ा है, फिर भी उसकी चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी कम होता है। आई डोंट नो व्हाई, फॉर द ऑब्वियस रीजन प्रॉब्ली मैन्युफैक्चर कभी इस बात को बोलते नहीं है। मैंने बैटरी के बारे में एक स्टेज में काफ़ी, तो एक केमिस्ट्री टुडे आर्टिकल बना रहा था, तो मैं बहुत सारे बैटरी के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, तो मुझे ये बात पता चला था, उससे पहले मुझे पता नहीं था बात कि लिथियम आयोडाइड बैटरी की रिटेंशन कैपेसिटी हर साल कम होता है। इसलिए कभी सरप्राइज मत होना कि लिथियम आयोडाइड बैटरी कम दाम में दे रहा है, मैंने डिस्काउंट दे रहा है, तो सरप्राइज मत होना। जैसे ऑनलाइन में मैंने खरीदा लिथियम आयोडाइड बैटरी और मुझे देखा कि ऑफ दे रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट पुराना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट पुराना होने से चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी कम होने लगा है उसकी, तब वो कम दाम में ही नहीं दे देते हैं लिथियम आयोडाइड बैटरी के साथ। निकाड का चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत दिन तक मेंटेन होता है। निकाड बैटरी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, पता है क्या था? निकाड मैंने यूज किया है, मैं यूज किया हूँ। हम हमारे समय में जब हम लोग यूज करते थे, नया नया करके कॉर्डलेस फोन आदि देखते थे, तब भी निकाड बैटरी यूज होता था। निकाड बैटरी के साथ क्या था पता है आपको? आप मानो निकाड बैटरी 40% अभी है और मैंने उसे चार्ज में बिठा दिया,
दूसरे दिन भी इसी समय में आने से मैं चार्ज में उसे बिठा देता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने ऐसा करता हूँ, 40% चार्ज आने पे मैं चार्ज में बिठा देता हूँ। अब कुछ दिनों के बाद 40% चार्ज आने पे मैंने चार्ज पे नहीं बिठाया, वरना सडनली फॉल कर जाएगा, सडनली 40% से नीचे गिर जाएगा। इसे निकार्ड का मेमोरी इफेक्ट कहते हैं। जैसे निकार्ड ने याद रख लिया है कि 40% के बाद मुझे चार्ज मिलेगा, नहीं मिलता है ना वो छोड़ देता है। बट कुछ दिन आप छोड़िए उसे, वो छोड़ रहा है तो छोड़ दे दीजिए, फिर भूल जाता है, भूल के फिर रिटर्न करने लगता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इट्स कॉल्ड एज मेमोरी इफेक्ट इन निकार्ड। मैंने एक समय में बहुत जानने की कोशिश की थी ये क्यों होता है, ऐसा क्या है यहाँ, बट आई डिडंट फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे कभी भी ये आंसर नहीं मिला है। मैंने बहुत सारा वो बैटरीज के बारे में किताबें खोजा, मुझे कभी नहीं मिला ये आंसर कि इसका ऐसा क्यों होता है। बट आप मेमोरी इफेक्ट निकार्ड गूगल कर देना, अभी मत करो, मेमोरी इफेक्ट निकार्ड गूगल कर देना, आपको दिखाएगा बहुत सारा, बट किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बोलते हैं ऊपर क्रिस्टल करता है, बट वो मुझे बहुत सारा नहीं, मेमोरी इफेक्ट एग्जैक्टली कहीं होता है मुझे कभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। ये निकार्ड के साथ होता है। लिथियम हाइड्रेट बैटरी आज हम यूज करते हैं क्योंकि चार्ज डेंसिटी काफी हाई होता है, तो बड़े बड़े डिस्प्ले भी बहुत छोटे साइज बैटरी से चल जाता है। चलिए हम लोग लिखें निकार्ड के बारे में, सेकेंडरी सेल्स का पार्ट बी। पार्ट बी निकार्ड। निकार्ड निकल कैडमियम बोलते हैं, ये आउटडेटेड बैटरी है। आज कोई यूज करता है, मुझे नहीं लगता कहीं यूज होता है ये। पता है हार्ट की पेस मेकर में ना लिथियम आयोडाइड बैटरी लगता है। उसी बैटरी पढ़ने के समय मैं इस कॉन्टेक्ट में इसी टेक्स्ट के देखा था कि हार्ट का जो पेस मेकर है वो कोई ऐसे इंसान ने बनाया था जो डॉक्टर खुद नहीं था। वो ना अपनी गैरेज में बैठ के कुछ सोचते सोचते उसको लगा कि ये बन सकता है, पता नहीं कैसे सोचा था उसने। फिर वो इंस्ट्रूमेंट लेके ना डॉक्टर से डॉक्टर घूमता रहा, क्योंकि उस खुद डॉक्टर नहीं था तो वो यूज नहीं कर पाता था। डॉक्टर कन्विंस नहीं हुए। फिर फाइनली किसी ने कन्विंस हुआ कि हाँ ये काम कर सकता है, फिर वो पेसमेकर काम करने लगा। लेकिन ये माना जाता है पेसमेकर की इतिहास में पेसमेकर की डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बैटरी की डेवलपमेंट होना, जिसकी वजह से आज बड़े आराम से 10 साल की गारंटी दे देते हैं। बैटरी में 10 साल की गारंटी है, पूरा कंटिन्यूअस काम करता है बैटरी, लिथियम आयोडाइड बैटरी। तो लिथियम आयोडाइड बैटरी की डेवलपमेंट पेसमेकर की डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है पेसमेकर के इतिहास में। निकल कैडमियम बैटरी का रिएक्शंस लिखिए। कैसे लिखूं इस पे ना, निकल का भी वो ना अजीब तरीके से एनसीईआरटी लिख रखा है। एक्चुअली निकल का ना +2+3 कॉम्बिनेशन से, +3 नहीं है, उन्होंने +3 लिख दिया है। मैं उन्हीं के हिसाब से लिखूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। निकल ना उस कंपाउंड में जो निकल कंपाउंड यूज होता है इस बैटरी में, वो निकल का +2+3 की कॉम्बिनेशन से, बट एनसीईआरटी ने वो +3 वाला लिख करके लिख दिया है पूरा। निकल की +3 कभी भी बहुत अच्छा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बट उसी हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। द ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे आएगा, कैडमियम करके ना, कैडमियम +2 निकल OH होल थ्राइस, +3 वाला निकल है। कैडमियम ऑक्साइड 2 Ni OH होल ट्वाइस प्लस क्या आएगा, और 2 3 वाटर कर दे, 3 6 4, हाँ वाटर आ जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन से ही है। ये निकल कैडमियम बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी कैटेगरी में आप लिख रहे हैं, ये कैटेगरी बी है आपकी। ठीक, अब मेरा निकार्ड बैटरी खत्म हुआ। आप चाहो तो लिख सकते हो, और लिखने कोई कारण नहीं, छोड़ दिया। अब ना नेक्स्ट वैरायटी आता है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स में भी आप 2-3 लाइन पढ़ेंगे, जरूरी चीजें। फ्यूल सेल्स क्या है, ये वो बैटरी है जिसमें कोई कंबाशन रिएक्शन, फ्यूल की कंबाशन रिएक्शन सेल रिएक्शन बनता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ज्यादातर सेल में एक रिडॉक्स रिएक्शन ही सेल रिएक्शन बनता है, कंबाशन रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन से। आप अपनी सेल को इस तरीके से डिजाइन किए, एक फ्यूल की कंबाशन रिएक्शन सेल रिएक्शन बन गया है, तो उसे फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल बना पाए तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, इट कैन गिव मोर एनर्जी। When we burn a fuel
a part of its energy is lost actually. But if you have converted that fuel cell reaction, that combustion reaction to a fuel cell reaction, तो आप अपनी फ्यूल से मैक्सिमम एनर्जी गेन कर रहे हैं. इसे फ्यूल सेल कहते हैं. मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं. मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. राइट डाउन द सेल्स इन व्हिच a combustion reaction of a fuel becomes a cell reaction. All fuel cells. Most common is hydrogen oxygen fuel cell. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मोस्ट कॉमन है. रिएक्शंस कैसे होता है? ऑक्सीजन देखोगे तो O2 प्लस 2H2O प्लस 4E बना 4OH माइनस और हाइड्रोजन आएगा 4H माइनस को देखते हुए बनाऊंगा 2H2 प्लस 4OH माइनस बना 4H2O प्लस 4E. ताकि आप ऐड करके रखोगे तो आपको दिखेगा नेट रिएक्शन 2H2 प्लस O2 2H2. ये नेट रिएक्शन है. इनके साथ क्या एडवांटेज है कि पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात बोलते रहते हैं. एंड प्रैक्टिकली ना मैं इन बैटरी के बारे में, ये फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश किया था. ये फ्यूल सेल किसी किसी हाइब्रिड कार में यूज होने की मतलब प्रैक्टिकल है. हम वो किताबों में बोलने से तो अलग बात होता है. इन सेल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको गैसेस कैरी करना पड़ता है. आपकी फ्यूल है गैसेस H2 प्लस O2, तो जो कि बड़ा मुश्किल है. गैस को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ एलॉय का इस्तेमाल वो करते हैं जो इन गैसेस को एडजॉर्ब करके रखते हैं. तो छोटे छोटे यूज हुए हैं. जैसे मैंने रेड अबाउट कोई कार के बारे में पढ़ा था मैंने, जहाँ ये वो हाइब्रिड है. हाइब्रिड इन द सेंस अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर से नीचे चला जाएगा तो फ्यूल सेल की पावर से चलता था. फ्यूल सेल इतना पावर नहीं देता कि 40 किलोमीटर स्पीड से ऊपर चल सकता है वो. और 40 किलोमीटर क्रॉस कर गया तो फ्यूल से चलेगा, नॉर्मल फ्यूल से चलेगा. तो हाइब्रिड कार में इस्तेमाल के बारे में मैंने पढ़ा था इसे कभी. ठीक है, खाली इतना लिखूंगा. ये सेल्स, दिस सेल्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशंस. ये बोलने के लिए एंड एफिशिएंसी. हाँ, एफिशिएंसी एक बात है. एफिशिएंसी का एक बात बता दूं मैं. एफिशिएंसी होता है आपकी ईटा इज डेल्टा G बाय डेल्टा H. ये तेरा कॉमन सेंस है. हाँ, क्या कॉमन सेंस पता है तुझे? ये ना, डेल्टा G का मतलब तूने कितना यूजफुल वर्क तुझे मिला और फ्यूल की कंबशन से कितना एनर्जी मिल रहा था. अगर एनर्जी 100 मिलता था, 100 जूल मिलता था और तूने यूजफुल वर्क तुझे 80 मिला, तो एफिशिएंसी तेरा 80% है. और क्या, डेल्टा G बाय डेल्टा H होता है फ्यूल सेल की एफिशिएंसी. अच्छा, एक बात और है कि यूजुअली इसकी एफिशिएंसी 70% से ऊपर होता है. यूजुअली इट्स एफिशिएंसी इज अराउंड 70%. ये फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है. ठीक है. अच्छा, यहाँ थोड़े से साथ और इलाबोरेट कर सकते हैं हम लोग, देखेंगे कभी बाद में. सोचता हूँ एक आध क्वेश्चन मुझे दिखता है, लेकिन वो कभी आता नहीं है. कभी नेशनल एग्जाम में आता नहीं है और थोड़ा एग्जैजरेटेड फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं. वो कर दूंगा बाद में, देखूंगा बाद में. पहले इतना हो जाए. ये मेरा फ्यूल सेल्स का एफिशिएंसी खत्म हुआ, मेरी बैटरी खत्म हुआ. अब ना हम कोरोजन के बारे में थोड़े से पढ़ेंगे.
कोरोजन में ना आयरन का जो कोरोड करना वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही सेटअप होता है. लिखता हूं मैं इस बात को. कोरोजन ऑफ आयरन, फॉर एग्जाम्पल, is a reaction of an electrochemical cell naturally formed. पूरा एकदम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है. कैसे बनता है पता है? जैसे मान कि ये तेरा आयरन रॉड है, एक आयरन प्लेट है. आयरन प्लेट के ऊपर एक बूंद, एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे है. आयरन ना तेरा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके आयरन बनाएगा Fe2+. ये आयरन था, ये Fe2+ बनाया. एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन आएगा. ये वाटर है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर है. आके ऑक्सीजन वाटर कांटेक्ट में आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना लेगा OH-. आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है इस वाटर की बॉडी से. वाटर की एक बूंद, आयरन की रॉड, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलके पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप दिए. आयरन तुम्हारा एनोड बना है ना, वाटर का ड्रॉपलेट कैथोड बना. उस कैथोड के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन की सरफेस पे. इससे फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है. तो एक नेचुरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप बनता है, इसलिए वो इस चैप्टर में रखते हैं सिलेबस में. रिएक्शंस की बात करें तो क्या होगा? आयरन ऑक्सीडाइज करके फिर जैसे लिखा है वैसे लिखूंगा. तो आयरन बना, आयरन ना, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा फेरस. फेरस बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा. आप चाहो तो हाइड्रोक्साइड ना लिख के डायरेक्टली वाटर की फॉर्म में लिख सकते हो. वाटर की फॉर्म में लिखने का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पे H+ दे दोगे, 4H+, तो 2Fe कर देने से हो जाएगा 2Fe2+. तक ये H+ कहाँ से आता है ना? ये आपकी पानी के अंदर होने वाले थोड़े से जो कार्बोनिक एसिड है, इससे आता है. तो पानी के अंदर अगर थोड़े से एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बनिक एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, रस्टिंग आयरन ज्यादा होने लगता है. फेरस सो फॉर्म is further oxidized, is again oxidized. फेरस बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेरिक एयर में. Oxidized to ferric, which subsequently gives hydrated ferric oxide. यही तरह रस्ट है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि रस्ट है. नेचुरली रस्टिंग प्रोसेस की वजह से साल में बहुत नुकसान होता है. पूरे अगर ग्लोब की बात करो, बहुत आयरन नुकसान होता है नेचुरली. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेटअप से आयरन ऑक्सीडाइज हुआ. अच्छा, फेरस पता है, फेरस बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज. कैन गिव एन एग्जांपल. कुछ एरिया में ना जो नल कुएं की पानी होता है, नल कुएं की पानी जो डीप वेल होता है, बहुत नीचे से पानी आता है, 200-250 फुट से नीचे से पानी आता है. तो आप पानी निकालें ना, एक ओपन कंटेनर में, थोड़ा सा खोला, थोड़ा वाइट कंटेनर में पानी रख दिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, आपको ना नीचे लाल डिपॉजिट दिख सकता है. ये इसलिए है कि फेरस उस पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म था. जैसे एयर में आया, एटमॉस्फेरिक एयर में आया ना, फॉरन ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बन गया. और फेरिक आप लाल देख रहे हैं, फेरिक लाल दिखता है पूरा. फेरस हल्का सा कलर का होता है, ग्रीन दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है तो दिखेगा नहीं. फेरिक होने के बाद दिखने लगता है. इतना इजी ऑक्सीडाइज, हवा लग के ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो मैं उसे इसलिए मैंने लिखा इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फेरिक, तो बहुत इजी होता है, जो कि सब्सिक्वेंटली आपको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देता है रस्ट. अच्छा, रस्ट की प्रिवेंशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमें. ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. रस्टिंग इज प्रिवेंटेड कैसे करेंगे? एक तो है आपका
बाय। पहले क्या करें दे, क्या करूँ इसको, पार्ट 1 है, ऐसा करो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर वेल्डेड ऑन द सरफेस। अरे सिंपल है, जैसे मान ये टेक्निक क्या है देखा, मान कि मेरा ना मिट्टी के नीचे पूरा स्टील पाइप पड़ा है किसी कारण से, तो मेंटेन करना पड़ेगा ना मुझे, तो नष्ट हो जाएगा, तो पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा रस्ट कर जाएगा। तो क्या करते हैं ना, खोद लेते हैं, खोद के बीच बीच पे स्टील पाइप है ना, तो स्टील पाइप के ऊपर एक मैग्नीशियम प्लेट को यहाँ पे वेल्ड करके छोड़ देंगे। मानो 1 किलोमीटर में ऐसा एक बार दे दिया, या तो बीच बीच में ऐसा देते रहते हैं। तो क्या होगा, जब ना आयरन ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आयरन को तो ऑक्सीडाइज होना है, तो प्रेफरेबली मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन चला आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है पूरा, मैग्नीशियम मोर पॉजिटिव देन आयरन, तो मैग्नीशियम नष्ट हो जाएगा, आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। आप समझ रहे हैं वर्ड का मीनिंग, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसलिए मोर पॉजिटिव मेटल से होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि को ऊपर देते हैं। पार्ट 2 एक और होता है गाल्वानाइजेशन। आई थिंक यू नो दिस वन। गाल्वानाइजेशन क्या करते हैं, गाल्वानाइजेशन में जिंक कोटिंग देते हैं, जिंक कोटिंग। इसमें जिंक चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। वो प्रोटेक्शन दे दिया, वो जिंक ऊपर रहेगा ना, वो पहले ऑक्साइड हो जाएगा, इसके बाद वो फर्दर रिएक्शन होने दे, माने आयरन को बचा कर रखता है, आयरन अंदर रह गया, आयरन कभी सरफेस पे नहीं आया। पार्ट 3 में आप इसको गाल्वानाइजेशन नहीं बोलते हैं, टीन भी यूज होता है, टीन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन स्टील और आयरन। ऑन आयरन और स्टील, और टीन रिएक्ट कर लेगा। अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, काफी बड़ा हो जाएगा। सुनिए, आप ना ज्यादातर देखिएगा जो कोल्ड ड्रिंक की जो पैक आता है, जो कैन आता है, कैन, या तो जो प्रोसेस्ड फूड आता है, प्रोसेस्ड फूड मतलब आप कुछ फिश खरीद रहे हैं, टूना हो गया मानो फॉर एग्जांपल, तो उस पर ना टीन पैकिंग होता है। कोई मुझे बताए तो टीन पैकिंग क्यों होता है, जरा बताइए जल्दी। व्हाइट टीन पैकिंग, टीन क्यों प्रेफर्ड पैकिंग है, बताओ। अरे वो सारे प्रोसेस्ड फूड में विनीगर होता है, या विनीगर होते हैं, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड टीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बाकी मेटल से करोगे ना रिएक्ट कर लेगा थोड़ा बहुत, तो टीन पैकिंग को हमेशा प्रेफर करते हैं। कोल्ड ड्रिंक का कैन भी टीन पैकिंग को प्रेफर करता है, क्योंकि उस पर भी थोड़ा सा एसिडिक मीडियम है, कार्बोनिक एसिड का हल्का सा मीडियम रहता है। तो टीन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पूरा। अगर वो पैक को टीन से बनाएगा बहुत महंगा हो जाएगा। जो मानिए मैंने कोक का कैन खरीदा है, पूरा टीन से बनाएगा ना, बहुत महंगा हो जाएगा। तो क्या करता है, स्टील से बनाता है, एक पतला स्टील से बनाता है, ऊपर टीन का कवर देता है, एकदम फाइन एक लेयर देता है टीन का। इससे वो आयरन रस्ट भी नहीं होता है, प्लस टीन का क्वालिटी भी आपको मिलता रहता है। इससे वो प्रोटेक्शन देते हैं। बट मुझे ये बोलना नहीं था, मुझे तो यह मैंने लिख दिया है, मैं कुछ और बोलूंगा। अब का एक काम करो, ऐसे को बाहर फेंक दो, मैंने खत्म हो गया है तो बाहर फेंक दिया। और मानो यहाँ पे क्रैक डेवलप किया, फट गया यहाँ पे, ये जो टीन का लेयर है ना ऊपर, यहाँ साइड में फट गया। मैं ये लिखूंगा नहीं। अब ना वो तेजी से कोरोड करेगा, जितनी तेजी से स्टील कोरोड करना चाहिए था, बाहर जो स्टील था, बाहर पड़ा है स्टील, ये और तेजी से कोरोड करेगा और जल्दी से कोरोड करेगा। अब पता है क्या करेगा, अब ना टीन और आयरन मिलके एक सेल बना लेंगे। आयरन भीतर छुप के था, रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, अब वो टीन और आयरन मिलके सेल बना लेंगे। दो मेटल मिल गया ना उसे,
और टीन और आयरन मिलके सेल बन के टीन आयरन और जल्दी से कोरोड करेगा। तो बाहर देखिएगा आप नॉर्मल स्टील एक फेंक दीजिए और एक कैन फेंक दीजिए, थोड़ा सा फट गया ऊपर का लेयर जहां, ये जल्दी कोरोड करता है। उल्टा प्रोटेक्शन अगर ऊपर फट गया ना, क्रैक कहीं पे आ गया, कोरोजन बढ़ जाता है। इसे मैं लिख नहीं पाऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं कोई डॉक्यूमेंट आपको दे सकता हूं, बट लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोटेक्टिव लेयर एन आयरन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब मैं थोड़ा सा एंसर्ड देखो, मुझसे कुछ छूटा होगा, जो सोल्यूशन कुछ था, फॉस्फेट सोल्यूशन या कुछ सोल्यूशन था, रुकिए। कुछ एक फॉस्फेट या आसरेट के कुछ सोल्यूशन था, देने की बात बोला था। होल्ड ऑन प्लीज। तुम पढ़ोगे तो टीन कोटिंग वाला कैसे जाता है, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। कहाँ रख दिया मैंने अपना इलेक्ट्रो, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रेटेड बेरिक ऑक्साइड हुआ। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, लास्ट वाला है। Money, but also helps in preventing accidents such as breach collapse. One of the simplest method of prevent the surface done by converting the surface panned by some chemicals. Bisphenol, ये लिखना पड़ेगा, bisphenol मुझे एक बार लाइन लिखना पड़ेगा। Another simple method is to cover the surface by other metals like tin and zinc. ये tin and zinc है। जिंक होने से galvanization बोलते हैं, मैंने galvanization लिखा था इसलिए जिंक को अलग करके लिखा। tin and zinc की कवर देने से हो जाता है। An electrochemical method is to provide sacrificial electrode, sacrificial protection, magnesium, aluminium एकदम यूज होता है to save the object, बस। तो मुझे खाली ये वाला सेंटेंस एक लिखना पड़ेगा, बिस्फेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, और तो कुछ छूटा नहीं ना मुझसे। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम। ये मैंने लिखा नहीं रे, ये लिखना पड़ेगा मुझे। ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। इन द सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशंस। ये 2-3 सेंटेंस मुझे छूटा है, मैं लिख देता हूँ। पहले लिखिए, नेक्स्ट पार्ट यहाँ है, इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। पार्ट 4, बिस्फेनॉल। इट इज यूज्ड टू पेंटिंग की तरह करते हैं, ऊपर पेंट लगा चढ़ा देते हैं, प्रिवेंट कोरोजन, उतना लिखो और क्या, नाम ही इम्पोर्टेंट। थोड़ा फ्यूल सेल को वापस आइए, तो सेंटेंस थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू porous carbon electrode into aqueous sodium hydroxide. ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। हेलो, ठीक। तो अब ना हम प्रॉब्लम्स करेंगे। थ्योरी को बनाना बहुत जरूरी होता है ठीक से, नहीं तो ना प्रॉब्लम नहीं बनेगा। रुकिए, मैं क्या करने वाला था, पेज ऐड करूँ, एक पेज ऐड करूँ। चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, अभी थोड़ा लैग करेगा तो करेगा। एक बार नजर डाल लो, ठीक ठाक है तो सब।
चलिए थोड़ा फ्री स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फ्री स्टाइल में मैं कुछ भी दे सकता हूँ ऐसा। हाँ, एक दो क्वेश्चन बना दे, ज़्यादा समय तो बचा नहीं आज। लिखिए क्वेश्चन गिवन परमांगनेट aqueous manganose aqueous 4H2O, ठीक है। क्या करते हैं, 8H प्लस करते हैं, ठीक है, 8H प्लस aqueous प्लस 5A। इसका इनॉट वैल्यू ना 1 पॉइंट कितना होता है, 53 होता है, राइट, 1.53 वोल्ट। फाइंड E, E नॉट था, E निकालोगे एट pH 3 when concentration of permanganate and concentration of manganese ions are 1 m each. चलिए कैलकुलेट कीजिए। बनाए, हेलो, अच्छा देखता हूँ, मैं बनाता हूँ, सुनिए। आंसर E इक्वल टू ई नॉट। हाँ, ये तो इलेक्ट्रोड है ना, तो 0.06 बाय तेरा 8, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉग राइट हैंड बाय लेफ्ट हैंड। राइट हैंड तेरा मैंगनोस की कॉन्सेंट्रेशन है, लेफ्ट हैंड तेरा परमांगनेट की कॉन्सेंट्रेशन है, एंड H प्लस टू द पावर 8 है। ई नॉट का वैल्यू तो प्लस 1.53 दिया है उसने, माइनस 0.065 लॉग मैंगनोस एंड मैंगनेट तो 1 है, वो तो दिया है, तो कैंसिल कर दिया, 1 सोच के उठाया तो डाल दिया। H प्लस तेरा 10 टू द पावर -3 है, क्योंकि pH अगर 3 है -3, तो पावर 8 बना -24, ऊपर जाएगा तो 10 to the 24, so that makes plus 1.53 minus 0.06 by 5 log 10 to the power 24, that is 24 log 10, तो 24 यहाँ एक मल्टीप्लाई कर दो बस, स्ट्रेट। बस कैलकुलेशन तो इतना, तो कैलकुलेशन समझ पा रहे हो आप? हेलो, यस ठीक, हाँ हाँ, इजी है यार, प्रॉब्लम कर लोगे, प्रॉब्लम तो हो जाता है, थ्योरी देखने से प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराना, रुकिए, मुझे याद है क्वेश्चन, थोड़ा लेना चाहिए मुझे, टेंशन में लेना चाहिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है कि E naught cell for the
फॉलोइंग रिएक्शन। तीन मेजर चैप्टर हो गया। है थोड़ा बाकी इसमें, बट वो इजी हो जाएगा। देखते देखते सिलेबस खत्म हो जाता है। 4BI 3N2 4H2O 7H+। इसके लिए E नॉट दिया है इज 0.55 वोल्ट। कैलकुलेट डेल्टा G नॉट। क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना है। हाँ, उतना बता दीजिए आप, कितना है वो? डेल्टा G नॉट इज माइनस NF E नॉट। इतना ही तो करोगे बस। वो N आप कैसे निकाल रहे हो मैं देखना चाहता था। NF E नॉट, अरे वोल्टेज एंड कूलम मल्टीप्लाई करने से ठीक जूल आता है। F तेरा 96,500 कूलम, E नॉट तेरा 0.55 वोल्ट। ये पूरा ठीक जूल में जाएगा। ये कूलम इंटू वोल्टेज जूल ही है। बस वो N बता दो आप। बताओ। 12। अरे ये बिस्मत यहाँ +3 स्टेट में है। 4 बिस्मत +3 से 0 बने हैं। +3 से 0, +3 से 0, +3 से 0 4 बार, तो 12 हुआ। अगर नाइट्रोजन से देखोगे तो भी 12 आएगा। यहां हर नाइट्रोजन -2 स्टेट में है। ऐसे 6 नाइट्रोजन है आपके पास, 6 पीसेस है, सब 0 बन गया इधर आके। -2 कैसा है पता बताऊं? ऐसे देखा, ये N2H5+ जो है ना, वो हाइड्राजीन है। हाइड्रोजन का प्रोटोनेटेड स्पीसीज ये है। इस नाइट्रोजन को देखोगे तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है -2। ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है। ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो -3, लेकिन एक +1 है तो न्यूट्रलाइज होकर ये भी -2 बना। 3N2H5 का मतलब टोटल 6 नाइट्रोजन है। पूरे 6 नाइट्रोजन हर कोई -2 में है और सब 0 बन गए। तो -2 से 0 6 बार, तो दैट इज 12। आप इंक्रीज देखो डिक्रीज देखो, 12 भी मिलेगा। तो उसी को मैंने N ले लिया, NFE 96,500 कूलम करके 0.55 वोल्ट मल्टीप्लाई कर दिया। जूल में आ जाएगा आंसर पूरा। इसे आप किलो जूल में कर लेंगे और क्या। 12 96,500 इंटू 0.55 जूल। बाय देन। हाँ, आज के लिए छोड़ता हूँ।